Hello everyone, welcome to Learn Trading Technical Analysis series, and we have covered two to three topics. First was candlesticks or the types of candlesticks, and next we have covered support and resistance. What are support and resistance, and how we can find them. And third, we are discussing since last two videos that how we can use trend lines or to find the support and resistance of a stock. So ट्रेंड लाइन का एनालिसिस ट्रेंड लाइन की हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं। तो आज एक नई चीज़ और इन्वॉल्व करूंगा मैं इसमें, टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि हम किस टाइम फ्रेम से सबसे पहले स्टार्ट करें किसी की एनालिसिस करना। जैसे हम किसी भी स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो हम डेली चार्ट अपना ओपन करा, उसके बाद हम एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? जैसे आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, बड़े टाइम फ्रेम की होती है। तो आज हम वही करेंगे। एंड उसी में आज हम कुछ स्टॉक्स को चेक करेंगे कि क्या स्टॉक्स, मतलब कुछ डिफरेंट स्टॉक को, जैसे कि कल हमने एच एल करा था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसमें हमने ये भी देखा कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ करते हैं तो इंट्राडे में प्राइस वहाँ पर आता है एंड रिवर्स हो जाता है। तो हम वहाँ पर ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, हम वहाँ पे कंफर्मेशन कैसे लेंगे? तो हमने देखा था कि वहाँ पर ट्रेंड लाइन पे प्राइस आया, प्राइस आने के बाद वहाँ पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ट्रेंड लाइन तो हमारी ड्रॉ रहेगी, वही जगह पर रहेगी। हमने छोटे टाइम फ्रेम में क्या देखा कि वहाँ पर जब प्राइस आया और रिवर्स हुआ तो वहाँ उसने कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाई। जैसे अगर प्राइस टकरा कर आया, सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया, तो वहाँ पर उसने एक बुलिश फॉर्मेशन बनाई, जैसे कि बुलिश अरामी, पियर्सिंग लाइन, हैमर, दोजी और एनी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न इट हैज़ फॉर्म्ड। तो इसी तरह से ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था जो कल मैंने आपको बताया। जिन लोगों को अगर लग रहा हो कि एच का उन्हें नहीं, अभी इस वीडियो में उन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा, तो एटलीस्ट जाकर उसमें चेक कर लीजिए कि एच की एनालिसिस थी। उसमें मैंने कैसे बताया कि इंट्राडे में ट्रेड कैसा लेना है एंड ट्रेंड लाइन को डे फ्रेम में कैसे एनालाइज करना है। तो वहाँ पर वो जाना, उसके में जो लास्ट का एरिया था उसमें हमने वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस करा था। आगे हम और डिस्कस करेंगे, बट हम बेसिक से देखेंगे। जैसे हम कोई से भी स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास चार्ट है टाटा कॉफ़ी का। ऑल राइट, तो टाटा कॉफ़ी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। बट अगर हम किसी भी स्टॉक को फर्स्ट टाइम एनालाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट का यूज़ करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम का, क्योंकि मंथली पे हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा व्यू दिखेगा। स्टॉक के स्टार्टिंग से लेके अभी करंट तक का व्यू हम उसमें देख पाएंगे। तो हम पहले एनालिसिस स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। इससे काइंडली आप, अगर आप कंसिस्टेंटली वीडियो देख रहे हो एंड यू आर मेकिंग नोट्स, तो काइंडली नोट दिस इनटू योर नोटबुक और मेक दिस नोट फॉर लर्निंग पर्पस दैट फर्स्ट in the category of time frame analysis we choose the bigger time, the monthly time frame. For after we use the weekly time frame and further we use the daily time frame. तो पहले हम मंथली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे। हाँ, इस पे मेरे ऑलरेडी कुछ एनालिसिस है। अगर मैं अनहाइड कर दूंगा इन सबको तो ऑलरेडी आप ट्रेंड लाइन को देख पाओगे। तो मैं इस सब एनालिसिस को अभी रिमूव कर देता हूँ एंड आपको फ्रेश एनालिसिस बता दूंगा। इससे एक बेनिफिट ये होगा, लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, रिमूव 17 ड्राइंग, 4 इंडिकेटर्स, ओके 17 ड्राइंग्स। अभी ये चार्ट मेरे पास फ्रेश है मंथली टाइम फ्रेम में। आप ये देखिए कि ये चार्ट स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ, 2006 से। 3 अप्रैल को लिस्ट हुआ होगा ये, एंड ये यहाँ तक 1 अगस्त 2022, यानी 2006 से 2023 तक, 22 तक। यानी मैं मान सकता हूँ 4 और लगभग लगभग 15-16 साल का हो गया ये। 16 साल की एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। अब इस चार्ट में आप ये बताइए, आपको एनालिसिस करने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड यू हैव टू फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन। अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त हम एक स्विंग हाई लेते हैं, फिर एक दूसरा स्विंग हाई लेते हैं जो उसके जस्ट बाद का होता है मेजर स्विंग हाई, एंड वी कनेक्ट द बोथ स्विंग हाइज ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, जो भी है। अभी हम मंथली पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम वेट करते हैं कि प्राइस तीसरी बार कब उस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, या और अगर वहाँ पर आया और उसने रिएक्ट नहीं करा तो वो कब अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, इस एरो को यहाँ क्लिक करेंगे तो ट्रेंड लाइन, एरो, एक्सटेंडेड लाइन, बहुत चीज़ें आ जाएंगी।
आज मैं इसमें भी आपको चीज़ें बता दूंगी कैसे कैसे ड्रॉ करनी है। अभी मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। सपोज अगर मुझे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। अब मैंने ये देखा, ये कर्सर देख रहे हैं, इस कर्सर के साथ ये प्राइस है 168.90 एंड ये प्राइस भी कितना है, 183 है। तो 168 से 183 13 रुपीज़ का फ़र्क पड़ गया, आई थिंक 15 रुपीज़ का। तो ये बट प्राइस काफ़ी हद तक इसके पास ही है। तो आई कैन से कि आई कैन सी कि जो ये कर्सर है मेरा, इसके पास अगर मैं इस कर्सर को यहाँ पर इस प्राइस के पास रख रहा हूँ तो इस कर्सर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है उस पर प्राइस एक 2013 फर्स्ट अप्रैल को स्ट्राइक हुआ था एंड द नेक्स्ट स्ट्राइक वाज ऑन 3 अक्टूबर 2017 और ये 1 जन 2018 तक प्राइस लगभग उसी एक प्राइस जोन या प्राइस रेंज के पास ट्रेड कर रहा था। सो वी कैन सी देर आर टू स्ट्राइक पॉइंट ऑन अ सेम ट्रेंड लाइन, सेम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। एंड थोड़ा सा अगर हम ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करें, अप साइड मूवमेंट दें, तो एक और था यहाँ पर प्राइस 2021 1 जुलाई। प्राइस ने अगेन अटेम्प्ट करा सेम प्राइस रेंज के पास एंड उसके बाद प्राइस ने क्रॉस तो करा बट इट इज सस्टेनिंग अबव द ट्रेंड लाइन। मतलब कि प्राइस ने ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट के बाद बहुत बड़ा अपसाइड का मूवमेंट नहीं दिया, और अगर दिया भी तो वो मंथली चार्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा। जैसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। दिस इज द रेड कलर ट्रेंड लाइन, लेट मी मार्क इट अ ब्लैक कलर एंड यहाँ से इसे थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। सो नाउ वी कैन ऑब्जर्व कि प्राइस यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा था, ये पहली बार प्राइस यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहा था, इसलिए वी आर चूजिंग दिस पॉइंट एंड द सेकेंड टाइम प्राइस हिट ऑन दिस ट्रेंड लाइन। दूसरी बार जब अटेम्प्ट करा था तो पहला इसने अपनी विक के थ्रू एक अटेम्प्ट करा था, मतलब प्राइस ने अटेम्प्ट करा, इट स्ट्राइक ऑन द ट्रेंड लाइन बट यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ इसके ऊपर, तो वी कांट कंसिडर इट एज अ ब्रेकआउट। सेकेंड अटेम्प्ट में, सेकेंड मंथ में जो कैंडल था वो और भी छोटा कैंडल था, वो उस ट्रेंड लाइन तक गया भी नहीं। थर्ड मंथ में गया, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया बट पहले अटेम्प्ट के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था, अगर एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाए तो सेकंड अटेम्प्ट में देखना चाहिए कि जस्ट पहले अटेम्प्ट के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ है, इसकी क्लोजिंग है 174.30 और इसकी जो क्लोजिंग है वो है 151.75। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यू कैन सी इसकी क्लोजिंग है 151.75, इसकी क्लोजिंग है 174 और इसका हाई है 174.90, इसका क्लोज है 174.30, मतलब थोड़े से पॉइंट से रह गया। एंड फिर सेकेंडली क्या हुआ, एक हैमर बना एंड उसका लो टूट गया, तो हम इसको कंसीडर ब्रेकआउट नहीं कर सकते। उसके बाद 2017 और 18, 17 लास्ट 18 का स्टार्टिंग के बाद 3 साल लग गए प्राइस को दोबारा अटैम्प्ट लेने में 2021 में। अब इसने ब्रेकआउट दे दिया फर्स्ट अटैम्प्ट में, हालांकि इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ बट ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट मंथ में प्राइस ने इस रेंज को रीटेस्ट करा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ प्राइस जोन प्राइस मस्ट अटेम्प्ट अ रीटेस्ट बैक टू द ट्रेंड लाइन। तो इसने यहाँ रिटेस्ट करा एंड उसके बाद काफ़ी ऊपर मूवमेंट दिया बट क्या वहाँ क्लोज हुआ नहीं। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने बाई करके रखा था बट प्राइस क्लोज नहीं हुआ। और उनके हिसाब से देखा जाए तो अगर उन्होंने ब्रेकआउट पे खरीदा नियरली 187 189 समथिंग, तो अभी तक उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं मिले 2021 से लेकर 2022 तक, एक साल तक। तो 190 के प्राइस पे खरीदने के बाद प्राइस इज करंटली ट्रेडिंग एट 221, 30 रुपीज़ का रिटर्न है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बहुत ही, मतलब ठीक है, एक नॉमिनल सा रिटर्न है। एक साल के अंदर अगर आप 200 रुपीज़ के प्राइस पे या 190 पे 30 रुपीज़ अर्न कर पा रहे हो, तो नियरली ये 10% तो नहीं कहेंगे बट हाँ, सॉरी 10% नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 200 का ये हो गया 10%, हमारा 20 रुपीज़ एंड नियरली इट इज़ 30। तो हाँ, ये है 20-25% रिटर्न है एक साल में, बट उससे ज़्यादा रिटर्न भी दिया था। वेल हम अपनी एनालिसिस पे वापस चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के एनालिसिस में यू कैन सी ये था हमारा ट्रेंड लाइन, इस पे 3 स्ट्राइक इसने दिए
जो 3 स्ट्राइक इसने दिए वो दिया 2013-14 के आसपास, एक दिया 2017 में और एक 2021 में। अब ये मंथली टाइम फ्रेम क्लियर हो गया आपके पास। अब यहीं पर अगर हम इस मंथ की कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2013 के बाद इसने 2 मई 2013 में दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास अटेम्प्ट किया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा और फोकस करूं इस पोर्शन पे, फर्स्ट अटेम्प्ट पे, तो मैं कह सकता हूं कि 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक, यानी जैन अप्रैल फेब मई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, 5 महीने तक प्राइस ने दोबारा अटेम्प्ट लिया। तो डेली या वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी काफ़ी एक पुराना रेजिस्टेंस रहा होगा। तो इसने यहाँ पर दोबारा अटेम्प्ट लिया, यानी इसके बाद दोबारा प्राइस जब यहाँ पे गया तो इसने दोबारा रेजिस्टेंस फेस करा। तो मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करने का ये बेनिफिट होता है। अब हमें ये पता है कि अगर इसने इसका हाई और इसका हाई ब्रेक कर दिया है तो मंथली टाइम फ्रेम के बाद, तो ये काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है। बिकॉज देखिए 2013 के में प्राइस यहाँ पर था, 2013 के बाद 2021 में ब्रेकआउट हुआ, यानी लगभग 7 से 8 साल का ब्रेकआउट। तो 8 साल के बाद अगर कोई प्राइस अब वापस उस रेंज पे आके ऊपर क्रॉस कर रहा है तो दैट मीन्स प्राइस और भी ऊपर जाना चाहता है। तो वो हम उसे ऐसे कंसीडर करते हैं दैट इट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जब देता है प्राइस तो दो चीज़ें होती हैं, या तो बहुत क्विकली ऊपर जाएगा या थोड़ा सस्टेन करके भी ऊपर जा सकता है। तो अभी ये टाटा कॉफ़ी सस्टेन कर रहा है। दूसरी चीज़, हम एक आध और ट्रेंड लाइन देखते हैं कि नीचे जब आया होगा तो कहाँ सपोर्ट लिया होगा। ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन लें, हम नॉर्मल ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। सो प्राइस ने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद मुझे अब ये नहीं पता कि यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ओके। अब एक चीज़ और, क्या मैं देख सकता हूँ प्राइस इस रेंज में कंसिस्टेंटली चल रहा था? तो अगर मैं इस लो को पकड़ूँ और इस लो तक यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ तो ये काफ़ी अच्छी रेंज थी, है ना? काफ़ी अच्छी रेंज थी कि मतलब अभी मैं बने बने हुए चार्ट पे वर्क कर रहा हूँ। अभी प्रेजेंट ये लाइव चार्ट नहीं है, ये ऑलरेडी पास्ट का है, वो भी बहुत पुराना डेटा है। तो यहाँ तक ये ट्रेंड कर रहा था। अब जब यहाँ से प्राइस मूवमेंट करा तो प्राइस ने क्या करा, एक इस रेंज का ब्रेकआउट करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये छोटी रेंज थी, एक और इस रेंज पे इसने कोशिश करी थी अटेम्प्ट लेने की, बट ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ। ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर निकला, प्राइस ने यहाँ पर फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चला गया। दूसरी चीज़, जब यहाँ से फेल हो गया और नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट दिया था प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन पे। अब अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूँगा तो आपको, चलिए बहुत एक्सटेंड कर देते हैं, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर इस रीजन के पास प्राइस ने दोबारा सपोर्ट दिया। अब ये वाला जो सपोर्ट था वो मैं कह सकता हूँ इस वाले प्राइस के आसपास था। बिकॉज अगर मैं यहाँ कर्सर रखूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मैं इसे जूम करता हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये कैंडल है और इसका जो क्लोज प्राइस है 113.40 है। यहाँ पर ही क्लोज हुआ है, कहीं रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है। तो इस क्लोजिंग प्राइस को ये वाला प्राइस पहली बार में ब्रेक नहीं कर पाया, इसने एक कैंडल बना दी। अब मंथली में इसने जो कैंडल बनाई, ये क्या बनाई, ये बनाई बुलिश, ये बनाई इसने बुलिश बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। एंड उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में कोई फॉलोअप नहीं आया, वापस नीचे आ गई। अब इस सपोर्ट पे कंसिस्टेंटली इस रीजन में, या इस रीजन के प्राइस सपोर्ट पे कंसिस्टेंटली प्राइस जो था, स्टॉक कोशिश कर रहा था कि मैं और नीचे ना जाऊं। कंसिस्टेंटली उसने कोशिश करी, क्योंकि भी इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद थोड़ा सा प्राइस रुकेगा, या तो पुल बैक के लिए ऊपर जाएगा, तो प्राइस ऊपर भी चला गया। बट प्राइस देखा आपने, कंसिस्टेंटली रेड कैंडल बनी 4 महीने, यानी 2017-18 में काफ़ी सेलिंग आई, जो जारी रही 2018 में मई तक, 3 महीने। बट 3 महीने के बाद जब इतना स्टॉक में सेलिंग आएगा, नीचे जाएगा, तो एक बाउंस भी तो आता है ना, क्योंकि जिगजैग मूवमेंट में मार्केट मूव करता है, अप डाउन अप डाउन। तो इसने क्या करा, नेक्स्ट मंथ ही काफ़ी अच्छी बाइंग कर दी। तो इसमें हम डायरेक्टली व्यू कन्वर्ट नहीं कर सकते कि अब हम बुलिश हो गए, क्योंकि इतनी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने से खुश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर इसने रिट्रेसमेंट दे दिया। अब मैं कह सकता हूँ 3 महीने तक प्राइस इसी रेंज में चल रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो 4
5 6 6 महीने तक प्राइस कंसोलिडेट करता रहा, फिर भी ऊपर नहीं जा पाया, जबकि ये एक हैमर बनाया था सपोर्ट पे। जब इस कैंडल ने यहाँ इसका लो ब्रेक कर दिया, तो मैं क्या करूँगा कि भैया 2016 में इस प्राइस रेंज को क्रॉस कर रहा था और 2018 में फिर इसके नीचे क्लोज दे दिया। तो अब मेरे लिए क्या सपोर्ट हो जाता है कि ये ट्रेंड लाइन है, तो क्या प्राइस यहाँ सपोर्ट लेगा? चलिए देखते हैं। मैंने क्या करा, मैंने स्लोअर रेंज को मिला दिया, प्राइस यहाँ पर आया, प्राइस ने इसको ब्रेक करा एंड देन इट अटेम्प्टेड अ सपोर्ट, एंड इसमें यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर आकर पहले अटेम्प्ट में इसने बाउंस लिया, सेकंड अटेम्प्ट में इट वाज अनेबल टू क्रॉस दिस और अनेबल टू गो बिलो दिस ट्रेंड लाइन, एंड यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छी सी दोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन जब इसने करा, उसके बाद यहाँ पे इसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। तो ये कैसी ट्रेंड लाइन थी? 2013 से प्राइस 2019 में, यानी 6 साल के बाद अगर किसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेट करा है, तो पहले अटेम्प्ट में इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट आया, यहाँ एक हायर कैंडल बना, उसके बाद जो नेक्स्ट हाई कैंडल था उसने इसके हाई के ऊपर क्लोज दे दिया। तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ कि यहाँ बुलिश फॉर्मेशन हो सकती है, बट ऑलरेडी ये कैंडल एक मेरे आगे था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक का ही टारगेट रखूँगा। तो ये होता है ट्रेंड लाइन का पावर, जो आप देख पा रहे हो कि ट्रेंड लाइन से कैसे कैसे कर सकते हैं। अब ये जो लो था, यहाँ पे से क्यों सपोर्ट मिला, मेरा ऐसा कंसिडरेशन है कि कोविड में एक अननेसेसरी, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, जैसे कहते हैं ना, लाइफ फर्स्ट टाइम इन लाइफ कोई ऐसी चीज़ होती है, तो आफ्टर 100 ईयर्स कुछ ऐसा हुआ था, या वैसे 100 ईयर्स नहीं, सार्स जब आया था तब भी ये प्रॉब्लम हुई थी, बट जनरली काफ़ी लोग न्यू हैं जिन्हें सार्स के बारे में पता भी नहीं है। सार्स का नाम भी लोगों ने कोविड की टाइम में ही सुना, अभी 2 साल पहले, कि हाँ सार्स भी कुछ था जो सिमिलर कोविड जैसा था, जिसमें लॉकडाउन से ये चीज़ें बैन थी या बाहर निकलने पे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें पैनिक फॉल आता है। तो जब ऐसे पैनिक फॉल आते हैं ना, जैसे ऑल ऑफ अ सडन अर्थक्वेक आ जाए, या इस तरह की कोई डिसीज आ जाए, या फॉरेन कंट्री अटैक कर दे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पे काम करेंगे, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस तब काम करते हैं जब मार्केट को पता होता है कि ये जो चीज़ हो रही है, ये इसका एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम कहाँ तक का हो सकता है। और अगर मार्केट को ज़रा सा भी आइडिया नहीं है, आप सीधे सीधे इकोनॉमी लॉक कर दो। जैसे कोविड जब अनाउंस हुआ तो ठीक है, कोविड अनाउंस हुआ तो मार्केट गिरना बंद कर चुका था, काफ़ी गिर चुका था, बट पहले नहीं पता था कि ये कहाँ तक जाएगा। तो उस पैनिक में ना ये लेवल कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तब वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस लिटरली थोड़ी सी फेल हो जाती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी 50% ही वर्क करती है, 50 to 60%, बिकॉज हर बार आपको चेंज करनी पड़ेगी अपनी साइकोलॉजी की। सर यहाँ पे तो है, हम दोजी कैंडल बनी, उसके बाद बाउंस आया, यहाँ पे भी तो एक इन्वर्टेड दोजी जैसी बनी थी, ड्रैगन फ्लाई जैसी बनी थी, या फिर ये स्टोन जैसी इन्वर्टेड हैमर, या फिर ग्रेव स्टोन जैसी, बट यहाँ पे बाउंस नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? तो इसने इसका ब्रेक कर दिया, यहाँ पे कायदे में नहीं होना चाहिए था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे एक परफेक्ट हैमर तो नहीं बना, बट यहाँ से शेडो आई काफ़ी बड़ी रिजेक्शन के साथ, उसके बाद इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, और ये जो लो ब्रेक था, एक दो ऑलमोस्ट तीसरी कैंडल के लो के पास आके क्लोज हुआ, तो सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह से हमने इसकी मंथली एनालिसिस करी। अब हम इन्हीं ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ रहने देंगे यहाँ पर, ओके। और इन्हीं ट्रेंड लाइन्स को जब हम ड्रॉ करने देंगे, मैं इस लाइन को एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। रुका तो ये सपोर्ट के पास ही, बट ये अनएक्सपेक्टेड था कि कितने सपोर्ट के पास रुकेगा, हो सकता है कि यहाँ तक भी आ सकता था, हम वहाँ पे श्योर नहीं हो सकते। बट अब ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा मामूली सा सपोर्ट है कि एक बार ऐसे ब्रेक करा फिर आया, बट टेक्निकली देखा जाए तो सपोर्ट रेंज ये कहलाएगी इसमें, क्योंकि प्राइस ने यहाँ सपोर्ट दिया है। ये एक रेंज है, ये पूरी की पूरी सपोर्ट रेंज है यहाँ आसपास, यहाँ तो यहाँ से जब प्राइस आगे बढ़ेगा, ब्रेकआउट या रीटेस्ट करा, यहाँ पे कोई ऐसा खास सपोर्ट नहीं है, बहुत मामूली से सपोर्ट है। और ये मामूली से सपोर्ट मैं उसे क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, बिकॉज इस कैंडल में प्राइस क्लोज नहीं हुआ इसके नीचे, प्राइस इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हो पाया, तो इस कैंडल का सपोर्ट और इस कैंडल का सपोर्ट, बट इट इज़ नॉट 100% थिंग, तो इसलिए मैं इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं करूँगा। तो लेट मी रिमूव दिस ट्रेंड लाइन नाउ। एक ट्रेंड लाइन और मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, जिसमें हम क्लैरिटी से देख सकते हैं कि अगर मैं इसके एक हाईएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करूँ, यहाँ से इनकी शेडोज़ बड़ी हैं और ये काफ़ी बड़े स्विंग हाई हैं, उससे इस हाई को ज्वाइन करूँ, ठीक है।
और इसको एक्सटेंड कर दूँ इस तरह से। अब मुझे क्या मिल गया, ब्लैक ट्रेंड लाइन से तो मुझे रीजन मिला था एकदम बेसिक स्टाइल की, हाँ यहाँ पे इस रेंज में प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस करा, इस रेंज में रेजिस्टेंस फेस करा और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। बट ये ट्रेंड लाइन ये बता रहा है कि ये था उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे भी आया। बट मैंने आपको एक तरीका बताया खरीदने का, स्टॉक्स को खरीदने का, लिटरली एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मेरी ब्रेकआउट कैंडल है, अगर मैं ब्रेकआउट कैंडल पे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस क्या हुआ, अगर मैंने मंथली कैंडल पे खरीदा तो मंथली वो मैं उस पर्टिकुलर कैंडल को ही तो वैल्यू करूंगा। मैंने यहाँ खरीद लिया 212 रुपये पे, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, एटलीस्ट अगर मैंने ट्रेडिंग के लिए खरीदा है तो कि जिस कैंडल की वजह से मैंने खरीदा, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसकी वजह से तो मैं इसका जो लो पॉइंट है क्या है, डिस्प्ले पे देख रहा है 182.15, 182.15, थोड़ा और इसको स्ट्रेच कर लेते हैं प्राइस को, करेक्ट वैल्यू दिखनी चाहिए, 182.15 इसका लो है। मैंने यहाँ पे लिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी। अब मैंने एक कसम खा ली कि भैया प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, अब जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा और ब्रेक होने के बाद प्राइस इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं होगा मंथली बेसिस पे एटलीस्ट, क्योंकि मंथली बेसिस पे क्लोज होने का मतलब है डेली में भी क्लोज हुआ, वीकली में भी, प्लस पूरे मंथ के एंड में क्लोज होता है, यानी क्लोजिंग हो गई। वीकली में ज़रूरी नहीं हो बट डेली और मंथली तो कंसीडर हो जाता है, बिकॉज मंथली में मंथ के लास्ट दिन अगर प्राइस क्लोज कर रहा है तो दैट मीन्स वो लास्ट का डे भी है, उस डे प्राइस में उस डेली कैंडल में भी क्लोज हुआ हुआ। कोइंसिडेंटली अगर पिछले 4 हफ्ते होते हैं एक मंथ में, तो अगर उन 4 में से एक भी वीक में क्लोज करा है तो पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। अब इसके नीचे आप ये देखो, आपने यहाँ खरीदा 2013, 212 रुपये पे, प्राइस नीचे आया 182 पे भी आ गया, बट क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, प्राइस इसके नीचे यहाँ कहीं क्लोज हुआ नहीं, यहाँ गया था, आपने वेट करा, पर ये देखो अगस्त 2021 में कितनी अच्छी बाइंग आई, उसके बाद प्राइस और भी ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद क्या है, 212 से 253 पे गया, तो जिसने ट्रेडिंग करने के लिए लिया था स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा उसने सोचा होगा मैं कैंडल के नीचे प्राइस अगर मैंने खरीदा और मुझे करनी है इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टमेंट में मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे खरीद लिया थोड़ा सा। अब इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं तो मैं एक ही बार में खरीद लूँगा, ब्रेकआउट हुआ है खरीद लो, 10,000 रुपए के शेयर खरीद लिए, 20,000 के खरीद लिए, या चलो ठीक है 25,000 के खरीद लिए, पहली बार में क्लोज होती। नेक्स्ट मंथ मैंने क्या करा, ऑब्जर्वेशन करी, तुरंत ऊपर जा नहीं रहा, ऊपर जा रहा है बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिर प्राइस नीचे भी आएगा, जब नीचे आएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड कर लूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं 1 लाख रुपए के शेयर खरीदूंगा इसी कंपनी के, बाकी मेरे पोर्टफोलियो में और भी हो सकते हैं, जैसे पोर्टफोलियो का टारगेट है, मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है कि मैं 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पर मैंने सोचा 20 में से 1 लाख में केवल टाटा कॉफ़ी में करूँगा, तो कैसे करूँगा। नेक्स्ट दिन मैंने जब देखा प्राइस नीचे आया तो मैंने खरीदा था 212 पे, फिर जब 200 पे आ जाएगा कहीं ना कहीं तो मैं और ऐड करूँगा, यहाँ पे मिल गया तो मैं और ऐड करूँगा ज़्यादा, क्यों, क्योंकि एक तो मेरी एवरेज कॉस्ट कम होगी, दूसरा मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट करना था उतना एक बार में पूरा नहीं करा, तो बेनिफिट ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, एसआईपी वाले तरीके से, इन्वेस्टमेंट में भी मैं थोड़े टाइम की एसआईपी टाइप कर रहा हूँ कि जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है ज़्यादा खरीद रहा हूँ, उससे मेरी एवरेज कॉस्ट कम आ जाएगी, क्योंकि आपने मान लीजिए 10-25 हज़ार के खरीदे 212 पे, फिर 25 हज़ार के खरीद लिए 200 रुपये पे, तो एवरेज कॉस्ट आ गई आधे आधे बराबर 206 रुपये पे। अब अगर वो 212 गया तब भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे, पहले प्रॉफिट में ही आते, अगर आप 212 पे 1 लाख का खरीद लेते तो आपको कम से कम प्राइस को 212 से बढ़ के 214-15 तक तो पहुंचना पड़ता। सिमिलरली मैंने क्या करा, और नीचे आया और नीचे खरीद लिया, और यहाँ पे ज़्यादा खरीदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अगर जैसी लो ब्रेक हुआ तो मेरा लॉस भी कम हुआ, क्योंकि मेरी एवरेज कॉस्ट तो है 200 के आसपास, उसके बाद अगर क्लोज हो भी गया तो मैंने कितने का लॉस करा, 20-25 पॉइंट का। बट अगर मैं 212 पे खरीद लेता सारे, उसके बाद अगर वो उसके नीचे क्लोज करता 177 पे या 180 पे, तो लगभग लगभग मेरे को 20 और प्लस 13 यानी 33 पॉइंट का लॉस होता है। अभी मेरे को कितने पॉइंट का लॉस हो रहा है, कम पॉइंट का लॉस हो रहा है, और मैंने सारी क्वांटिटी ऐड भी नहीं करी, सपोज मैंने देखा ज़्यादा ही सेलिंग हो रही है, इसके नीचे क्लोज कर रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगा, और क्लोज करते करते बच गया। अब जैसे कैसे मंथ का पता तो चलेगा नहीं एक बार में, बट आप डेली कैंडल पे देखोगे, डेली क्लोज कर गया कोई बात नहीं, डेली क्या था, मंथली क्लोज करने का वेट कर लो, मंथली क्लोज कर जाए पोजीशन से एग्जिट कर जाइए। ये भी लॉन्ग टर्म एक तरीका होता है, 3 से 5 महीने, जिस जो लोग एटलीस्ट साल भर के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं, या फिर
2-3 साल के लिए पोजीशन होल्ड करना चाह रहे हैं। 5 ईयर तो लॉन्ग टर्म हो जाता है, 5 ईयर मेरे लिए लॉन्ग टर्म कहलाता है। उसके बाद जो लोग कहते हैं 10 साल 15 साल, वो एक बहुत ही बड़ा पीरियड होता है। 10-15 साल में तो ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें आगे तक कंसिस्टेंटली जाएँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें ये सब चलता रहा, लो ब्रेक नहीं हुआ और आज तक लो ब्रेक नहीं हुआ, और अभी भी पॉइंट जो है 11 रुपये के प्रॉफिट में हो, 9 रुपये के, सॉरी, 212 से। बट टेक्निकली देखा जाए तो काफ़ी अपस्विंग भी आए हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अब ये जो पत्ती पत्ती जो 3-3 विक्स हैं, तो मैं यहाँ मान सकता हूँ इस हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई पहली बार में, है ना। एक फेक आउट दिया था, बट एक ये रेजिस्टेंस है, इस बार अटेम्प्ट करा फेल हो गया, इस बार करा फेल हो गया, एंड अभी मंथ यहाँ पे चल रहा है। और पिछले महीने जो था 1 अगस्त, अगस्त में जो हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग है वो यहाँ पर पहली बार आई है, 234, यानी 334 पे पैरेट प्राइस कभी किसी मंथ में क्लोज ही नहीं हुआ था। इसके साथ साथ अभी, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही ड्रॉ रहने दूंगा। अब मैं आऊँगा वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वहाँ देखूंगा मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी। ये देखिए, प्राइस यहाँ गया, फिर अगले वीक यहाँ गया, फिर रेजिस्टेंस फेस करा करा। अब देखिए, ये कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था ना, एक भी वीकली कैंडल भी क्लोज नहीं हुई। ये जो मेरी ब्रेकआउट कैंडल हुई होगी उसके बाद एक बार भी वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई। और ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी बना के चल के, कैसे, जब यहाँ आया तो इसने फिर से एक कैंडल ऐसे वापस से रिजेक्शन किया, विक बन गई, फिर यहाँ आया, फिर एक विक बन गई, फिर आया, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे सपोर्ट मिल गए। दूसरी चीज़, एक्चुअली स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है और मैंने भी ट्रेड भी करा था। तो ट्रेड करने के साथ साथ मुझे कुछ और भी अच्छे ट्रेडिंग लेवल्स मिले थे, तो मैंने इसमें प्रॉफिट भी करा। एंड इसमें भी आगे और भी चांस मुझे लगता है पर्सनली, बट इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। आप लोग ये नहीं कि कल जाके खरीद लें, थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा। और मेरे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से मैं इसमें इसी तरीके से काम करूँगा। अब एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, ये देख रहे हैं 2018 का हाई, 2 बार इसने अटैम्प्ट करा, 3 बार अटैम्प्ट करा, वीकली में देखिए कितना सही है। अब कुछ फॉर्मेशन होती है स्टॉक मार्केट में पैटर्न में, जैसे वो पैटर्न पे हम आगे बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइट करके रखते हैं, ताकि जब हम पैटर्न की बात करें तो इन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लें। जैसे टाटा कॉफ़ी की एनालिसिस मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे देखिए, मंथली में लग रहा था कि वो सपोर्ट होगा नहीं होगा, रेजिस्टेंस होगा नहीं होगा, बट कितना सही है। ये देखिए, एक रीजन आपको पता चल गया, रीजन आपको पता चल गया कि किस तरीके से मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, एक वीकली ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं वीकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ से कर रहा हूँ वीकली चार्ट पे। ये देखिए कितनी सही ट्रेंड लाइन है। मुझे ऐसा लग रहा है इस करेक्शन में हो सकता है एक बार इस ट्रेंड लाइन को टच कर ले। अब ये जो क्रॉस हो रहा है ना, ये पॉइंट, हो सकता है यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मिल नहीं सकता, ये डेट निकल गई, ये डेट आने वाली, तो हो सकता है यहाँ पे आके प्राइस रेजिस्टेंस सपोर्ट ले ले, तो 200 पे हमें पॉसिबिलिटी है। और अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं ट्रेड करेंगे। बट 200 पे मिला तो हम वी विल ट्राई टू बाई इट, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस ले रहा है। क्योंकि एक बार लिया, दूसरी बार लिया, तो तीसरी बार उम्मीद है कि इसके आसपास आ जाए। अभी तक आया तो नहीं है, बट स्टिल, बट अगर इसे ब्रेक कर दिया तो हम थोड़ी सी सेलिंग समझ सकते हैं कि इसमें वापस आएगी। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या क्या मैच कर रहा है, तो देखिए, ये जो इंक्लाइंड लाइन थी ना, ये इंक्लाइंड लाइन थी जिसने मंथली पे जब इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस लिए थे, हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं। एक बार मैं वापस मंथली चार्ट में आया हूँ। निफ्टी का चार्ट याद है, पहली बार उसने अटैम्प्ट लिया, दूसरी बार अटैम्प्ट लिया, तीसरी बार अटैम्प्ट नहीं लिया, तीसरी बार उस ट्रेंड लाइन पे अभी तक वो ऐसे ही यहीं रोम कर रहा है आसपास। और आज काफ़ी सेलिंग भी आई है। बट डेली, वीकली और डेली, डेली टाइम फ्रेम पे आपको इंटरनल्स पता चलेंगे। अब वीकली में मेरे लिए कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस वैलिड हैं, ये तो पुराने हैं, ये तो पुरानी चीज़ें हैं। देखिए, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को कंसीडर कर रहा हूँ तो क्या मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड है? वैलिड है। अब मैं अगर डेली पे आया तो मैंने देखा भाई ये मेरी मंथली की ट्रेंड लाइन है, ये मैंने पहले से ड्रॉ कर रखी थी। बट जब अगर मैं डेली पे आऊँगा और प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया, तो मैं क्या देखूंगा कि यार प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। तो ये देखिए, इस स्विंग लो से यहाँ तक कितना एकदम सही रेजिस्टेंस है, मतलब मैंने कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा है।
ये एक बहुत मेजर स्विंग लो था। इसको जब यहाँ पे ब्रेक करा, वो भी कितने टाइम बाद, 2016 का 2018 में, तो यहाँ पे प्राइस फिर आया रेजिस्टेंस लेने। पहली बार मैं आया रेजिस्टेंस लेके गिर गया। कम गिरना था बट कोविड की वजह से कुछ ज़्यादा ही गिर गया, हर स्टॉक ज़्यादा गिर गया था। उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट कहाँ करा, थोड़े टाइम तक रीटेस्ट करा। रीटेस्ट करते करते कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद प्राइस ने आगे मूवमेंट करी। अब डेली और वीकली में ये मेरा सपोर्ट अच्छा है। ये ट्रेंड लाइन वीकली पे भी मैच कर रही है, डेली पे भी इन पॉइंट से मैच कर रही है। ये ट्रेंड लाइन भी लगभग लगभग मैच कर रही है, और ये ट्रेंड लाइन तो बहुत अच्छे से मैच कर रही है। इसमें मैं एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करूँगा, मैं ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ये वीकली मंथली सब जगह कर रही है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है बिकॉज ये जो ईडी देख रहे हो, ये अर्निंग्स और डिविडेंड है। इसने डिविडेंड कब दिया और इसके अर्निंग्स यानी रिजल्ट कब आउट हुआ, क्योंकि हर 3 महीने में स्टॉक के रिजल्ट्स आते हैं कि इसने पास कैसा परफॉर्म करा, मतलब स्टॉक में नहीं, इसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, कितना प्रॉफिट ज़्यादा हुआ पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, और आगे कितने होने के चांसेस हैं, लॉसेज हुए तो क्या हुए, डेप्ट कम हुआ नहीं हुआ या डेप्ट और लिया, और उस कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं सेगमेंट में, तो किस में ज़्यादा ग्रोथ है। अभी के लिए मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, 254। इसको मैं राउंड फिगर में 255 मान लेता हूँ। 255 हो सकता है 260 भी हो जाए। तो 255 के ऊपर प्राइस जब डेली क्लोज दे देगा, वीकली क्लोज दे देगा और मंथली क्लोज दे देगा, तब और भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो जाएगा। जिसने ऑलरेडी खरीद रखा है वो और ऐड कर लेगा 2025 के ऊपर। सपोर्ट के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी मंथली ट्रेंड लाइन है इसके नीचे, अच्छा देखिए ये मैंने क्या बताया था, ये मैंने बताया था ये मंथली ट्रेंड लाइन है और इसका स्टॉप लॉस, इसको नाम देते हैं मंथली। मंथली और वीकली में भी मैच कर रही थी, तो जो मंथली और वीकली में मैच कर रही है उसको ब्लू कलर से हाईलाइट करेंगे। ये भी मंथली और वीकली में मैच कर रही हैं और डेली में भी मैच कर रही है, तो उसको हम ब्लैक कलर से हाईलाइट करेंगे। डेली, वीकली एंड मंथली, इसको हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं हाईलाइट। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तो ऑब्वियसली डेली वीकली मंथली में करेगा ही करेगा। जो सिर्फ मंथली और वीकली में है उनको हम ब्लू कलर से हाईलाइट कर देते हैं। एंड ये जो है ये हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी, बट इस पे यहाँ पे थोड़ा सा काम नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे काम नहीं हुआ तो अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्यों, क्योंकि डेली में इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट ये जो थी वो हमारी मंथली लो वाली कैंडल थी। इसके नीचे मंथली क्लोजिंग नहीं हुई, वीकली नहीं हुई, बट डेली हुई। तो क्या डेली क्लोजिंग में बिलीव करना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपने मंथली कैंडल के ब्रेकआउट पे खरीदा है। तो आप डेली कैंडल के ब्रेकआउट पे कैसे बिलीव कर सकते हो? और अगर मैं देखूँ तो डेली क्लोजिंग भी बहुत खास नहीं हुई। ये देखो, जब प्राइस एक ही दिन में इतना ज़्यादा गिर जाए ना, कहाँ से गिरा प्राइस? प्राइस गिरा 190 से लेकर मतलब 179, और यहाँ तक लगभग 180 तक क्लोजिंग गिर, 6-7% अगर एक ही दिन में गिर जा रहा है। और जहाँ आपका जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे भी क्लोज नहीं दे रहा, जस्ट पास में क्लोजिंग दे रहा है ना। तो नेक्स्ट डे थोड़े से गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है प्राइस वहाँ से बाउंस कर ले, हो सकता है ज़्यादा सेलिंग ना आए। और फिर हमने जो ब्लैक लाइन देख रखी है, ये क्या है? ये हमारी बेस लाइन है। इस लाइन को ऑलरेडी प्राइस ने सपोर्ट दिया था, देखो ब्रेकआउट दिया था, फिर उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे लिया था 21 जून को। ये पुरानी आप लोगों के सामने मैंने ड्रॉ कर रखी है। इस बेस लाइन को और भी थिक कर देते हैं जिससे आपको इजी रहे। अब अगर मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा या एग्जिट ले लूंगा, तो मुझे मालूम है 181 के बाद 168 यानी लगभग लगभग 10-11 पॉइंट पे फिर वो सपोर्ट ले लेगा। तो मैं इस पैनिक में सेल नहीं करूंगा, मैं इसको प्राइस को ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि डेली क्लोज हुआ है, वीकली क्लोज भी नहीं हुआ, मंथली भी नहीं हुआ, तो मेरा सपोर्ट कायम है। तो ये एक सपोर्ट रेंज है अच्छा। इसके नीचे जिस दिन मंथली क्लोज हो जाए उस दिन मैं अगर क्या करूँगा, एग्जिट करूँगा थोड़ी सी क्वांटिटी को, या फिर यहाँ पे आएगा तो मैं खरीदने का सोचूंगा। तो 182 एक अच्छा सपोर्ट है और 168 ये रीजन एक अच्छे सपोर्ट है। ठीक है, इस स्टॉक में ये एनालिसिस भी चल रही है, इसकी आगे चलने के लिए ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट, सपोर्ट, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अब ये ट्रेंड लाइन भी एक अच्छा सपोर्ट है, बट
ये एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे ब्रेकआउट कर भी गया तो यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट होगा, यानी प्राइस को नीचे जाने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मैं सेल का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं बाई का लूँगा। कब? अगर मुझे ट्रेंड लाइन यहीं पे बनी, यहाँ तक आया प्राइस और यहाँ से फिर ऊपर जाने लगा, और उसने डेली के साथ साथ वीकली कैंडल में भी कोई कंफर्मेशन दी, जैसे वीकली में बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, दोजी बनती है, फिर उसका हाई ब्रेक होता है, तो मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा। ऐसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो लूँगा, ऐसे ही यहाँ पे। या जब भी ट्रेंड लाइन पे आएगा तो मैं परचेजिंग कर लूँगा, या यहाँ पे आएगा तो परचेज कर लूँगा, या यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ से ऊपर जाने के चांस अच्छे हैं, और अगर नहीं भी गया तो उसके नीचे जस्ट प्राइस नीचे आके एक कैंडल क्लोज हो जाए। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो इंट्राडे में 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाए, मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा। सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट है। इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस 255 का है, जो मेजर है। इसके ऊपर निकलेगा तो ये एकदम रुकेगा नहीं, ये कम से कम अच्छा खासा टारगेट देगा, 252 और 268। यहाँ से देखिए टारगेट और सपोर्ट निकालते हैं। ये लॉन्ग पोजीशन है, प्रेडिक्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन को देखेंगे। लॉन्ग पोजीशन हम खरीदेंगे कब? जब वो 255 के ऊपर निकलेगा। तो हम इसको यहाँ थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं। 255 के बाद ये कितने टाइम से इस रीजन में फंसा हुआ है? इस रीजन में फंसा हुआ है, ठीक है, मोटा मोटी 183 के आसपास है। तो और यहाँ तक 153 तक मूवमेंट कर रहा है पिछले एक साल से, पिछले साल अगस्त अक्टूबर से इस साल के अक्टूबर तक उन्हें। तो जब ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे देखिए मैंने कर्सर रख दिया, कर्सर पे यहाँ पे दिखा रहा है स्टॉप 70, स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का है। तो वो स्टॉप लॉस नहीं, एक्चुअली नीचे की प्राइस रेंज है, ये 70 पॉइंट है। तो ऊपर एटलीस्ट ब्रेकआउट देने का 70 पॉइंट, तो जब एक साल से 70 पॉइंट में मूव कर रहा है तो एक साल बाद ब्रेकआउट का 70 रुपये का प्रॉफिट 70 पॉइंट का तो देगा। तो मैं इसे ऊपर ले आऊँगा जब तक यहाँ 70 नहीं आ जाता। ये लगभग 70 71 कुछ भी, अब ज़रूरी नहीं, हो सकता है 65 तक है, हो सकता है 85 भी चला जाए। बट ये एक बेसिक टारगेट निकालने का तरीका होता है। ये हो गया 70, जितना नीचे उतना ऊपर। तो मेरा टारगेट है 324 का। तो 255 के ऊपर क्लोज दे दे, क्लोज देने के बाद मैं इसे खरीदना स्टार्ट कर दूंगा। और क्लोज देने, मंथली क्लोज देने के बाद 255 के ऊपर मंथली क्लोज के बाद प्राइस अगर नीचे वापस आए 255 में तो मैं और खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस फिर ये हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस टूटा, ये बन जाएगा सपोर्ट, और सपोर्ट बनने के बाद क्या होगा, सपोर्ट बनने के बाद यही मेरा स्टॉप लॉस का काम करेगा कि मैंने इसकी मंथली हाई पे ब्रेक हुआ है, जैसे यहाँ मैंने मंथली कैंडल ब्रेक हुई थी स्टार्टिंग में, मैंने खरीदा था, फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस अभी तक मेरा चल रहा है। अब प्राइस यहाँ पे चला, अब जो इसके हाई ब्रेक होने पे खरीदेगा उसका स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे होगा मंथली लॉस का। तो मेरे टारगेट क्या है टाटा कॉफ़ी पे? ये रहे। टाटा कॉफ़ी कंजम्पशन का स्टॉक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी वगैरह के प्राइसेस वगैरह अगर महंगे होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड कॉफ़ी की डिमांड कैसे बढ़ रही है, लोग कितनी ज़्यादा कॉफ़ी पीना स्टार्ट करें। एक अच्छी सी बात बताता हूँ, जो लोग मेरे वीडियो कम देते हैं, कॉफ़ी शॉप में गए कभी, आप किसी मॉल में गए होंगे तो सीसीडी देखा होगा आपने, कैफ़े कॉफ़ी डे। ऐसे ही एक होता है स्टारबक्स। स्टारबक्स एक फॉरेन फ्रेंचाइजी है जो इंडिया में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट नाम से एक कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, इनके पास है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ही ने ही स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी ले रखी है। जैसे डोमिनोज की फ्रेंचाइजी जो है वो जुबिलेंट फूड के पास है, एंड मैकडी वेस्ट लाइफ के पास है। तो इस तरीके से ये सारे मार्केट में लिस्टेड है। तो पहले थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ाई कि कौन सा शेयर मार्केट में लिस्टेड है और उस शेयर के पीछे कंपनी कौन सी है। जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ है KFC या पिज़्ज़ा हट, तो सबने सुना होगा। KFC और पिज़्ज़ा हट दोनों ही दिव्यानी इंटरनेशनल के पास है, जबकि बाहर के ब्रांड हैं। बट दिव्यानी इंटरनेशनल के साथ साथ एक कंपनी और है सैफायर फूड, वो भी आपको स्टॉक मार्केट में दिखेगी, तो वो भी यहाँ पे लिस्टेड है। और जनरली मैं ये चाहता हूँ आप लोग जब स्टार्टिंग में ट्रेड करो ना, या इन्वेस्टमेंट करो, तो ऐसी कंपनियों में करो जिन कंपनी के बारे में आपको बिजनेस उनका समझ में आए, कि हाँ भाई आपको दिखने, एक तो आप फील कर सकते हो, और अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो तो वहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ पिज्ज़ा हट इज़ गोइंग टू ओपन और नॉट। एक नया पिज्ज़ा हट ओपन हो गया वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे सेल्स बढ़ रही होगी। आप वॉक इन देख सकते हो कि वहाँ लोग आते हैं नहीं आते हैं, कैसा है। आपको उससे एक आइडिया मिलता रहता है कि हाँ ये लोग कर कैसा रहे हैं, जनरली आपको पसंद आया नहीं आया उनका प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपकी नॉलेज बढ़ती है कि हाँ यार पिज़्ज़ा की डिमांड बढ़ रही है, पिज़्ज़ा जनरली लोग इजीली खाने जाते हैं। एंड जनरली ये जो टाइम आता है न्यू ईयर वगैरह के आसपास, तो ये पार्टी वगैरह का सीज़न होता है, न्यू ईयर पार्टी वगैरह सेलिब्रेट होती है। और जो तभी, और जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं इस तरीके की,
उसमें ये सब कंजम्पशन वगैरह का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। दिवाली आ रही है, दिवाली के पास कंजम्पशन बढ़ेगा हर चीज़ का। तो जो कंज्यूमर गुड्स हैं, ये जो हमारी जो कंपनी है, कंज्यूमर गुड्स नहीं, आई वुड से एफएमसीजी, सॉरी, जैसे नेस्ले, ब्रिटानिया, अभी इन पे फोकस रखिए। दिवाली आएगी तो इनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे कि हाँ इनकी सेल बहुत अच्छी हुई। सेल कब हुई? अभी सितंबर है, अभी से बढ़ना स्टार्ट होगा, देखिएगा सितंबर के बाद क्या होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जब जनवरी में इनका रिजल्ट आएगा तो बहुत ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुका होगा। क्यों? क्योंकि सेल बहुत अच्छी हुई। तो आप अभी से उसको ट्रैक करना स्टार्ट करो। अगर आपको लगे इसमें पोटेंशियल है तो आप उसमें पोजीशन बनाओ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लिए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद देखते हैं। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया 255 का रेजिस्टेंस। ये डेली वीकली का है। यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ, क्योंकि ये डेली वीकली मंथली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज हमें रेजिस्टेंस और फाइंड आउट करना सीख लिया, प्राइस का टारगेट फाइंड आउट करना सीख लिया। एंड हमने ये भी देख लिया कि मंथली ट्रेंड लाइन। अब देखिए, मंथली और जो वीकली और टाइम फ्रेम एनालिसिस करी थी, उसका मेन रीज़न हमारा यही था कि प्राइस मंथली में भी ये रेजिस्टेंस है, ये वीकली में भी रेजिस्टेंस है, और ये डेली में भी रेजिस्टेंस है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ऐसे ही है, ये मंथली में भी है, डेली में भी रेस्ट सपोर्ट है, और वीकली में भी सपोर्ट है। ये देखिए, डेली में सपोर्ट है, वीकली पे आ जाते हैं, वीकली में भी सपोर्ट है, बहुत बढ़िया। और ये मंथली में तो है ही है, मंथली में भी है, 2 बार 3 बार पास पास आ रहा है। ठीक है, वो इंक्लाइंड मैंने इसलिए हटा दी क्योंकि उसने यहाँ पे प्राइस को टेस्ट करा, यहाँ पे नेचुरली टेस्ट करा, तीसरी बार उस ट्रेंड लाइन पे परफेक्टली प्राइस ना नीचे गया ना ऊपर गया, बार बार उसे बीच में से डिस्टर्ब कर रहा था। तो इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। एक पैटर्न और है इसमें, फ्लैग पैटर्न जैसी फॉर्मेशन दिख सकती है। तो वो मैं आपको, पैटर्न क्या होते हैं वो आने वाली वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे प्राइस पैटर्न मिलेंगे, और उनके मैं आपको स्क्रीनर भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पहले बेसिक से सारी चीज़ें सीखो। तो आज टाटा कॉफ़ी की हमने एनालिसिस करी, वीडियो ऑलरेडी आई थिंक लेंदी हो चुका है, इट्स बीन 40-41 मिनट्स। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से एक छोटा सा टेलीग्राम, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन करा हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उसमें मैंने एक चार्ट शेयर करा था आईडीएफसी लिमिटेड का, मैं वो दिखा देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, बहुत। क्योंकि देखिए, मंथली ट्रेंड लाइन पे जब ब्रेकआउट होता है ना, तो बहुत अच्छे टारगेट्स आते हैं, बहुत अच्छे टारगेट आते हैं, लगभग डबल होने के। तो मंथली चार्ट पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो अब यही देख लीजिए, ये एक मंथली ट्रेंड लाइन ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम की। तो यहाँ से प्राइस 168 से निकल के 255 तक तो चला भी गया ना एक बार, यानी कितना, लगभग लगभग 90 रुपीज़ का मूवमेंट आ गया। अब 168 का प्राइस 258 हो गया, तो लगभग 70% रिटर्न तो दे भी चुका। अब 70% रिटर्न कोई स्टॉक नहीं, अगर यहाँ से निकला, एक मंथ में निकला, 2 और 3 महीने में ही दे दिए। एक ये वाला ग्रीन कैंडल, इसको प्राइस को यहाँ लाते हैं, 1 2 3, 3 बार प्राइस ने यहाँ पर दे दिया। 3 महीने में यहाँ से निकलने के बाद प्राइस ने 70% का रिटर्न दे दिया। यहाँ से 170 रुपये का स्टॉक 247 रुपये, और थोड़ा ही बाद 253 रुपये। तो 60-70% का रिटर्न अगर 3 महीने में मिल रहा है, तो भैया अब आप क्या सोच रहे हो? ऐसे तो वो फिर अगर हर महीने 15-20% रिटर्न देगा, तो साल के एंड तक तो मेरे हिसाब से वो दुगना 3 गुना हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 सालों में तो पता नहीं आप कितने ज़्यादा रिच हो जाओगे। कोई पता चला एक ही स्टॉक से, तो ऐसा नहीं होता। प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, जैसे ना चलता है फिर थमता है, चलता है थमता है। तो दिस इज द थिंग। अब 3 महीने में इतना रिटर्न दिया, उसके बाद अभी से डबल होने में टाइम लगेगा। और मैं अगर आपको मंथली टारगेट बताऊं, तो मेरे टारगेट ऑलरेडी ये हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में हाइड करे थे आपसे। देखिए, मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि इस रेंज में चल रहा है प्राइस। यहाँ पे जितना रेंज है, क्या है, ये रेंज है 70 पॉइंट का, तो इसके ऊपर भी टारगेट में 70 पॉइंट का रखूंगा। जितनी रेंज में जितनी देर ट्रैवल करेगा ब्रेकआउट के बाद, उसी रेंज का टारगेट भी देगा। तो अगर मैं दोबारा टारगेट निकालूँ मंथली टाइम फ्रेम पर, वो तो डेली पे था। तो ये देखिए, इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ, नीचे वाली वैल्यू तक। ठीक है, आ गया। थोड़ा सा इसे करीब कर लेते हैं, इसे ब्लैक ट्रेंड लाइन पे ही रख लेते हैं मोटा मोटी, ये एक अच्छी जगह है। अब देखो, 2013 से लेकर 2021 तक 10 सालों तक प्राइस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक था? 171 से लेकर 149 तक था। तो 50 रुपये से 71 रुपये, यानी लगभग लगभग 70 और 50, 130 रुपीज़ का मूवमेंट था। ये भी लगभग 122 पॉइंट्स का मूवमेंट था, 122 पॉइंट्स ही है। तो जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो कितना टारगेट आएगा? 122 पॉइंट। तो मैं वहाँ 122 पॉइंट पूरे कर लूँ अपना, 123 4 पॉइंट, 2 समथिंग।
एक तो मेरा ऑलरेडी ये 122 पॉइंट आते हैं 300 पे, 300 का टारगेट है। और जैसा कि एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं टारगेट पे जाके हिट करे, इट कैन मूव फर्दर एज वेल। तो ये पहला टारगेट है, ऐसा नहीं है कि मतलब यहीं आएगा, यहाँ आने के बाद वापस से पिक जाएगा, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद और भी टारगेट आएंगे, थोड़े दिनों में प्राइस करेक्ट करेगा। तो एक फर्स्ट टारगेट है हमारा 124 का, फिर नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 325 का। तो हम लिख सकते हैं टारगेट 1, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट टारगेट, दिस विल बी 300 समथिंग। ओके, ये है मेरी ट्रेंड लाइन, ये है। इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डैश लाइन से। पहला टारगेट है, काफ़ी बड़ा टारगेट है ये भी। अब जिसने यहाँ पे दिमाग लगाया होगा, यहाँ देखा होगा, अच्छा इसने ब्रेकआउट करा, किस रेंज का करा, 182 से 182 से लेकर ये 51 तक। तो जितने भी पॉइंट है उतने पॉइंट को ऐड कर दो, ये सिंपल तरीका होता है। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और सस्टेन करा, तो ये पहला टारगेट है। टारगेट सेकंड क्या है, ये वाला ऑलरेडी, इसको ले देता हूँ। सेकंड टारगेट ये होगा हमारा 325 पे, 325। ये भी एक अच्छा टारगेट है। इसको ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक है। तो इस चार्ट को आप देख लीजिए, ध्यान से सेव कर लीजिए कि क्या क्या इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज हैं, कैसे कैसे पे मूवमेंट आया, जहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन लिया, किस ट्रेंड लाइन को मैंने वैल्यू करा, किसको नहीं वैल्यू करा। ये मंथली है, ये वीकली है, और ये डेली है। अपनी ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिएगा। एंड इसकी एनालिसिस हो चुकी है पूरी। इट्स बीन 46 मिनट, हम 4 मिनट वीडियो और कंटिन्यू करेंगे। इट शुड नॉट बी मोर देन 50 मिनट, एक्चुअली ज़्यादा हो गया। एक चार्ट और मैं आई डी एफ सी लिमिटेड दिखा देता हूँ आपको। आई डी एफ सी लिमिटेड, उसमें मेरे पास उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा। मतलब वो बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है, वहाँ पे टारगेट वगैरह, और उसमें मैं रिमूव नहीं करूँगा, आप लोगों को डायरेक्टली दिखा दूंगा। देखिए डेली चार्ट है ना, लेट इट बी। वीकली चार्ट पे आते हैं, कितनी ज़्यादा मूवमेंट है, कितना वायलेंट मूवमेंट है। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ सपोर्ट लगाऊँ, कहाँ रेजिस्टेंस लगाऊँ। ये दिख रहा है, ये यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, अच्छा ये ठीक है। और यहाँ पे तो पहले सपोर्ट था ही नहीं, एक ही रेजिस्टेंस था। तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये वीकली हो गया। बट अगर आप मंथली में देखोगे तो आपको कुछ और ही नज़र आएगा। ये देखो, ये है मेरा मंथली चार्ट, ठीक है। मंथली चार्ट पे वैसे मैंने चार्ट ऑलरेडी बना रखा था, आई डोंट नो ये रिमूव कैसे हो गया। इसको अगर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, डैश लाइन से हटा के ट्रेंड लाइन में, मैंने क्या देखा, मैं रिमूव कर देता हूँ, चलो इसे हटाओ। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, फिर मैंने देखा इसे यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक्सटेंड कर दूँगा। एक्सटेंड कर दूँगा। अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा सा आया, प्राइस नहीं गया, फिर थोड़ा आया, नहीं गया, कोई बात नहीं। पहले कौन सी कैंडल बनी थी, पहले ये मंथ की कैंडल बनी थी ना, फिर ये मंथ की कैंडल बनी थी, फिर ये मंथ की कैंडल बनी थी। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ, इन दोनों की बीच वाली रेंज में ले आता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन है। ये 2008 का है, आप समझ रहे हो, इट्स बीन 14 ईयर्स नाउ। और 3 महीने बाद लगभग 14 ईयर्स हो जाएंगे। तो अभी दो 14 ईयर्स का ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड डाउन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें काफ़ी अच्छा ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे देख लो, इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करी है, इस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करी है। यहाँ पे भी टच है, यहाँ पे भी टच है, थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट रहेगा। ये फॉलोइंग ट्रेंड लाइन है। और एक ट्रेंड लाइन और मैं ड्रॉ करूँगा, जो मैंने इमेज में शेयर करा था टेलीग्राम पे, इसका चार्ट मिल जाएगा आई डी एफ सी लिमिटेड का, जो मैंने शेयर करा था यहाँ पर। वैसे तो एक ये भी ट्रेंड लाइन है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, एकदम ब्यूटीफुल सपोर्ट। देखिए,
पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, अब मैंने देखा दोबारा यहाँ पे आया तो हाँ दोबारा यहाँ पे आया, ठीक है, फिर मैंने इसे और आगे बढ़ा दिया, फिर तीसरी बार नहीं आया, चौथी नहीं आया, पांचवी बार नहीं आया, छठी बार आया तो ऐसा है कि इसने इसे तोड़ दिया। तोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब जब तोड़ दिया तो यहाँ पे 14 रुपये का तो प्राइस रह गया, 14 रुपये के स्टॉक पे तो मैं दिमाग में नहीं लगाऊंगा, मैं उसे क्यों खरीदूँ। दूसरा, जब इसे तोड़ दिया तो ये था कोविड का लो। तो मैं क्या करूँगा कि कोविड के लो को सीरियसली नहीं लूँगा कि भैया अभी प्राइस नीचे जा रहा है तो हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कि मार्केट कब रिवर्सल लेगा या क्या लेगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ। फिर प्राइस यहाँ पे इसका तोड़ के ऊपर आ गया वापस। अब ये देखो, ये कैंडल में अच्छा वॉल्यूम था, ये अच्छा वॉल्यूम था, ठीक है, कैंडल स्टिक पे आ गए हम वापस। ये ये एक बहुत अच्छा हैमर जैसा है, बट ये बॉटम पे नहीं बना है, ठीक है। अब आप मंथली कैंडल को ट्रेक कर रहे हो ना। ओके, इट्स अ रॉयल ऑर्किड। एंड वेयर वर वी? Actually, sorry, we have clicked on something wrong, and let me put it again. IDFC, IDFC लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक का नहीं, हम IDFC लिमिटेड का चार्ट स्टडी कर रहे हैं। कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल जेड, IDFC लिमिटेड, ये BSE का चार्ट है, हम इसे स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज एक्चुअली BSE का चार्ट है मेरा, ऑलरेडी उस पर एनालिसिस था, तो एनालिसिस होने की वजह से मैंने BSE का लगा दिया, क्योंकि मेरा NSE के चार्ट पे एनालिसिस था ऑलरेडी। अगर वो मैं लगाता तो आपको पुरानी एनालिसिस एक ही बार में दिख जाती, फिर मैं उसे समझा नहीं पाता। अब सी, दिस इज द कैंडल एंड इट इज हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ ड्रैगन फ्लाई दोजी और हैमर। अभी ये हैमर जैसा नहीं लग रहा, इसकी बॉडी बड़ी नहीं है, बट मैं गौर से देखता हूँ जूम करके, इसकी जो बॉडी है वो छोटी सी है, और इसकी जो नीचे की बेक है वो 3 गुना बड़ी है बॉडी से, यानी इट इज़ द 3x बिगर देन द हाइट ऑफ बॉडी। तो ये एक अच्छा खासा हैमर है, बॉटम पे ही बना है नियरली। इस महीने का सपोर्ट ये था। अब जब इस महीने यहाँ सपोर्ट दिया तो नेक्स्ट मंथ, ये मंथली चार्ट है ना, मैं वेट करूँगा प्राइस यहाँ है नहीं आया, उसके बाद प्राइस फिर यहाँ आया और इस पर सपोर्ट दिया। रोज़ अगर मैं यहाँ डेली चार्ट देखता हूँ, ठीक है, डेली चार्ट देखने के बाद मैं डेट पे जाता हूँ 20 मार्च, क्योंकि मार्च में मार्केट गिर रहा था। यहाँ से मैं अपनी डेट को एडजस्ट करूँगा। 20 मार्च 2020, डेली चार्ट है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मार्च का लो है ना, वहाँ पे आपको दिख रहा था। अभी एक बार यहाँ आया, मैंने लाइन को खींच ली, फिर दूसरी बार नहीं आया, तीसरी मंथ में आया, और यहाँ पे काफ़ी सारी कैंडल बनाई है, देखिए सबसे परफेक्ट है। प्राइस कुछ देर में यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा, कुछ देर इस रेंज में रहा, उसके बाद नीचे में तोड़कर वापस ऊपर गया, और इन सबके हाई को तोड़ दिया। इस अकेली कैंडल ने, यानी एक दिन की कैंडल ने पिछले 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन का मूवमेंट क्रॉस कर लिया, यहाँ पे आ गया, और इसके 7 8 9 9 दिन के प्राइस के ऊपर आ गया, यानी 10वें दिन की कैंडल, तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हो गया। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, दूजी कैंडल भी थी, हैमर भी थे, और कुछ इनसाइड बार जैसे पैटर्न भी थे। ये एक अच्छा खासा इनसाइड बार है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ये इस रेड कैंडल के अंदर है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, फिर उसके बाद इस पर इस सपोर्ट के नीचे नहीं गया प्राइस, तो हम क्या देखेंगे कि ये बहुत मेजर सपोर्ट है। तो जब इसके नीचे आएगा तब सेलिंग करेंगे, वरना जब तक है यहाँ पर हम बाई का सोच सकते हैं। एंड फिर 2 जून तक क्या था, अनलॉक होने लगा, चीज़ें ऊपर बढ़ने लगी, तो हम यहाँ पर बाई का ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बाय करा, बट फिर फंस गए, फिर परेशान हुए, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी जब तक ये लो हमारा सेफ था। तो डेली चार्ट पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है ये। वीकली पे भी इसको देख लेते हैं, वीकली पे हम फिर आगे चले जाएंगे, एंड हम वापस मंथली पे आ जाते हैं।
मंथली पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट तक नहीं आया बट इस सपोर्ट के ऊपर आ गया तो यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं मंथली चार्ट के हिसाब से। अब एक ट्रेंड लाइन और ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट मंथली में है, तो अगर मंथली का सपोर्ट है तो डेली में तो सर रेस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, वीकली में भी मिलेगा एक बार। तो वी कैन फोकस ऑन दैट। एंड ये देखिए, एक ट्रेंड है, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ कि मैंने देखा यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर आया, तो क्या तीसरी बार नीचे आएगा? ये देखिए, हाँ मैंने इसको बिल्कुल नीचे तक कंसीडर नहीं करा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अब इसे कंसीडर करने का इसके नीचे फ़ायदा भी नहीं है। अगर मैं इसे कर भी लेता हूँ चलिए, तो देखिए परफेक्ट एकदम यहाँ पर प्राइस आ गया। तो कौन सी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा हमें नहीं पता, बट हमें सारी ट्रेंड लाइन्स को चेक करके रखना होगा। ये 2 महीने हैं, 2012, फिर ये 2013। यहाँ पे इस सपोर्ट को इसने वैल्यू नहीं करा। इस सपोर्ट को अगर मान लो इसकी क्लोजिंग वैल्यू से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो यहाँ तक इसने मंथली चार्ट में इसी रीजन के आसपास सपोर्ट लिया है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया है। अब मैं कैंडलस्टिक्स को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से कैंडलस्टिक हाइड करके लाइन चार्ट पे आ जाऊँगा। लाइन चार्ट हमें केवल क्लोजिंग वैल्यू दिखाएगा सीधा मुझे। यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, तो वो जो विक्स हैं वो यहाँ पे गायब हो जाएंगी। बट हमें क्या करना है? हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है। अभी देखिए क्लोजिंग प्राइस है, अगर मैं ट्रेंड लाइन को क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से एडजस्ट करूँ, यहाँ पे टच कराया, यहाँ पे टच कराया, यहाँ पे टच कराया, तो प्राइस नीचे क्लोज हुआ था। ठीक है, तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है, क्लोजिंग प्राइस दिखाने के लिए। एक और मैं क्लोजिंग प्राइस मार्क करने के लिए ट्रेंड लाइन लूँगा, इसके क्लोजिंग प्राइस से बाकी सबकी क्लोजिंग प्राइस तक क्या मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है? नहीं मिल रही। यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ नहीं मिला, फिर यहाँ मिला फेक ब्रेकआउट, फिर यहाँ हल्का सा रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ क्लैरिटी से ब्रेकआउट नहीं मिला। तो मैं क्या करूँगा, ये इस तरीके से यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट मिला, फिर रेजिस्टेंस, फिर एक बार ब्रेकआउट मिला, फिर रीटेस्ट, फिर उसके बाद ये अभी तक इस स्विंग लो को तोड़ नहीं पाया प्राइस। ठीक है, अगर इनमें से कैंडल स्टिक में देखूंगा तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसलिए लाइन चार्ट को हम बाद में स्टडी करेंगे। ये यही होती है सीक्रेट ट्रेंड लाइन। कुछ लोग जो बोलते हैं ना हम आपको सीक्रेट ट्रेंड लाइन मारना सिखाएंगे, वो सीक्रेट वीक्रेट कुछ नहीं होती, वो लाइन चार्ट की वैल्यू होती है। लाइन चार्ट पे आपको क्लोजिंग वैल्यू दिखाई देती है। अब यहाँ प्राइस क्लोज भी कर गया था, तो इस ट्रेंड लाइन से मुझे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल गया था, बट मैं श्योर नहीं था कि इस ट्रेंड लाइन के बाद बाइंग वापस आएगी नहीं आएगी, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे तो मैं काम नहीं कर सकता। बट हाँ, ये ब्रेक हुआ है स्विंग लो, बट ये ट्रेंड लाइन अभी भी बची हुई है। और फिर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि 13 रुपीज़ का स्टॉक हो गया है ना, 2020, हाँ 40 रुपीज़। अब और क्या नीचे जाएगा? 13 से 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होने को तो 0 भी 1 भी हो सकता है। बट यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा। फिर मैंने देखा यहाँ जब फॉर्मेशन बन गई और बाइंग आ गई, मंथली कैंडल के ऊपर क्लोज हो गया, तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मंथली के नीचे जहाँ प्राइस ब्रेकआउट पे खरीद रहे हो, उस कैंडल के नीचे जब तक प्राइस क्लोज ना हो जाए तब तक अपना स्टॉप लॉस आप हिट नहीं करा सकते, डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम। अगर आपने मंथली देख के खरीदा तो मंथली, वीकली देख के खरीदा तो वीकली, एंड देन डेली। सो अभी इस प्राइस का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है नियरली, ये इस महीने का ये रेजिस्टेंस है 72.25, और नेक्स्ट महीने का भी 72.25 है। मैं क्या रीजन करूँगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मुझे और नज़र आ रही है ये। तो ये 71 है, 71 टेक्स्ट में मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस 72 टू 75। मैं रेंज थोड़ी बड़ी इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये मंथली है। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 88 पे, बट 75 के बाद 88 तक तो काफ़ी अच्छा टारगेट है, 13-14% का। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। 13-14% का रिटर्न तो एक साल में भी मिल गया, तो आपने यानी एफडी रिटर्न्स बीट कर दिए। अब यहाँ मुझे एक पैटर्न भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, बट आई वोंट बी डिस्कसिंग। अब ये देखिए इस रेंज का ब्रेकआउट है, यहाँ 2016 से 2022 तक इस रेंज में प्राइस ने ट्रेड करा है। यहाँ है ना 2016 से 2022, यानी ये हो गया 6 साल। क्या रेंज है? 70 रुपीज़ टू 15 रुपीज़। मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करूँगा टारगेट, ये इसे यहाँ पे नीचे शिफ्ट करेंगे।
₹14-15 के आसपास, 13 तक तो था, 13.75। ये कितने पॉइंट है? 57 पॉइंट। तो 57 पॉइंट ही हम ऊपर रखेंगे जो पहला टारगेट होगा हमारा। मतलब पहला नहीं, फाइनल इस ब्रेकआउट का टारगेट जो होगा। ये बड़े टाइम फ्रेम का है, मंथली का। 58, 57 समथिंग। तो अभी प्राइस है 70। और आफ्टर ब्रेकआउट मुझे प्राइस क्या मिल रहा है? लगभग लगभग 130। तो लगभग लगभग 95% का टारगेट, यानी पैसा डबल। मैंने बोला था मंथली फॉलिंग ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो लगभग पैसा डबल, यानी डबल हमारे रह जाएंगे टारगेट। एक चीज़ और आती है, ये मंथली फॉलिंग ट्रेंड लाइन है ब्लैक कलर की। ये फॉलिंग है, और अगर ट्रेंड लाइन ऐसे होती है तो हम आगे इस तरीके से बढ़ते हैं, वो होती है राइजिंग ट्रेंड लाइन। एक चीज़ और आती है चैनल। ये होता है चैनल, पैरेलल चैनल की बात करें। इसमें क्या है, जैसे हमारी जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो होते हैं, हम उसको भी चैनल बोल सकते हैं, ऐसे ही है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, उसके बाद सॉरी, दिस इज आई सेलेक्टेड समथिंग रॉन्ग। पैरेलल चैनल, यहाँ मैं क्लिक करूँगा। चलिए, चैनल को हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी हम इतना ही रखते हैं। तो इसका एक रेजिस्टेंस है 72 टू 75। इसके ऊपर जब ये मंथली क्लोज दे दे तो हम इसको खरीद लेंगे, और वो जिस कैंडल जो हमारी मंथली कैंडल होगी उस कैंडल के लो के नीचे अगर प्राइस, जैसे ये कैंडल है, अब क्या पता सितंबर खत्म होते तो प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो इस कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड टारगेट्स हमने आपके सामने बता दिए कि टारगेट क्या है। तो ये रहेंगे टारगेट। इस तरह से आपने देखा मंथली टाइम फ्रेम के एनालिसिस करने से कितना फर्क पड़ता है। अब मंथली है तो वीकली पे भी मैच करेगा। वीकली पे देखिए कितना अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। ये जो बीच बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, इन पे बाय मत करिए, या इन पे सेल मत करिए। आप मेजर लेवल पे काम करिए, जब यहाँ पे आ जाए प्राइस तो ही सेल करेंगे, और इसके ऊपर निकला तो हम बाई करेंगे सिंपल। डेली में भी यू कैन सी, ये एक अच्छा चार्ट है। IDFC टाटा कॉफ़ी, दो चार्ट हमारे शेयर हो गए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अगली चीज़ डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए आप इन दो चार्ट्स पे वर्क करो।